जी हाँ जी कहानी शुरू करने लगे। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिंदी शिक्षण मंच को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन आयोजित किया। पांडे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच पर कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया। क्या मैं कहानी सुनाऊं? शुरू करूं? चालू नहीं हो पा रहा है। जी दोस्तों, आज मैं जो कहानियां लेकर आई हूं, मैं नहीं कहती कि इनके माध्यम से मैं कोई आपको उपदेश दूंगी या कोई शिक्षा दूंगी। हाँ, यदि चुपके से आप कुछ ग्रहण कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपने ग्रहण किया ये जरूर बताइएगा। तो आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ, सबसे पहले मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुल्लू बुआ। गुल्लू बुआ आज बहुत परेशान थी, होती भी क्यों ना। मोटे चूहे ने नाक में दम जो कर रखा था। आज उनकी नई साड़ी कुतर डाली थी, कल ही तो फूफा जी का पैंट कुतर डाला था। किचन में रखी सब्जी भाजी कुछ नहीं बच रही थी। मोटू चूहा दिन ब दिन और मोटा होता जा रहा था, होता भी क्यों ना। रात को गुल्लू बुआ बादाम फूलने डालती कि सुबह खाली पेट खाएंगे। कितना भी वजनदार सामान ढक देती, किंतु मोटू चूहा रात के अंधेरे में किचन में जो धमा चौकड़ी मचाता कि बस एक छत्र राज्य हो जाता था उसका। सुबह गुल्लू बुआ उठती, देखती बादाम गायब। गुल्लू बुआ का बड़बड़ाना शुरू होता, ओफ ये मोटू चूहा बादाम खा खा कर मोटा होता जा रहा है। जिधर देखो उधर गंदगी और नुकसान किए जा रहा है। दवा रखो तो खाता नहीं है, और अगर खा भी लेगा तो मुझे हत्या का पाप लगेगा। मैंने कभी एक मच्छर तक तो मारा नहीं है। क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। गुल्लू बुआ का बड़बड़ाना सुनकर मोटू चूहा खिलखिलाकर हंसता और छिप जाता, कभी फ्रिज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे। दिन भर मोटू चूहे ने खूब ऊधम किया। वह कभी मुंह हिलाता, कभी पूंछ, कभी अपनी गोल गोल आंखें मटकाकर गुल्लू बुआ को निहारता। किंतु गुल्लू बुआ अब कौन सा उपाय करने वाली है, मोटू को यह नहीं मालूम था। रात हुई, गुल्लू बुआ मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रही थी कि अब देखती हूँ इस मोटू चूहे को, इस मोटू के बच्चे को भला अब कैसे नहीं फंसेगा। दरअसल गुल्लू बुआ चूहादानी ले आई थी और बड़े जतन से उसमें रोटी का टुकड़ा फंसा रही थी कि अब बच्चों मोटू को समझ में आएगा ऊधम का मजा। रात में चूहेदानी किचन में रख दी और गुल्लू बुआ आराम से सो गई। इधर मोटू चूहे ने उछल कूद मचाना शुरू किया और चूहादानी में देखा शानदार रोटी का टुकड़ा। उसने अभी तक चूहादानी देखी ना थी। सो बेचारे मोटू राम रोटी के लालच में जैसे ही घुसे वैसे ही चूहेदानी खटाक से बंद हो गई। मोटू चूहे ने रोटी तो खाई, किंतु अब निकले कहाँ से। वे घबराने लगे। हाय हाय गुल्लू बुआ, तुमने ये क्या गजब किया, मेरी आजादी छिन गई, मैं कैसे बाहर निकलूं। रात भर मोटू राम छोटी सी चूहादानी से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहे और कोसते रहे अपने आप को। मैं भी क्या एक रोटी के टुकड़े की लालच में आ गया।
बाहर तो कितना कुछ पड़ा रहता था, अब क्या करूं। आंखों की नींद गई और मन का चैन भी गया। उसे माँ की बात याद आने लगी, लालच बुरी बलाए। पर अब क्या कर सकता था। रात भर उसे गुल्लो बुआ का बड़बड़ाता हुआ चेहरा दिखाई देता रहा। वह सोचने लगा कि कब गुल्लो बुआ पास आए और मैं उनका पल्लू पकड़ लूं। बुआ, माफ नहीं करोगी क्या? अरे भाई, अब बादाम ना खाऊंगा। लाता हूँ, ये लैपटॉप लाता हूँ। सुबह हो गई, गुल्लो बुआ तो ना आई, किंतु बिल्लो मौसी जरूर टपक पड़ी। मोटू चूहा तो अब तक घबरा रहा था, मूंछों पर ताव देकर बोलने लगा, आहा, बिल्लो मौसी आ गई आप। आओ चलो, पकड़ो पकड़ो का खेल हो जाए। बिल्लो मौसी गुर्राई, किंतु मोटू मुस्कुराया, क्योंकि वह तो अब सुरक्षित था। बिल्लो उसे पकड़ ही नहीं सकती थी। मोटू दो टांग पर खड़े होकर पूंछ मटकाने लगा। मोटू को देखकर बिल्लो मौसी के मुंह में पानी आ रहा था। मोटू बार बार उसका मन ललचा रहा था। गुल्लो बुआ ने मुझे रोज बादाम खिलाई है बिल्लो मौसी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्लो झपटी। मोटू हंसा खिलखिलाकर। बिल्लो जोर जोर से गुर्राकर म्याऊ म्याऊ करने लगी। वह भी कहाँ हार मानने वाली थी। आखिर वह शेर की मौसी ऐसे ही थोड़ी थी। वह चूहादानी खोलने का उपाय सोचने लगी। मोटू को देखकर वह बार बार जीभ होठों पर फेर रही थी। तभी मोटू को याद आया, उसकी माँ ने कहा था कि हमेशा होशियार और सतर्क रहना चाहिए। खुशी में इतना भी मत फूलो कि बेसुध हो जाओ। मोटू एकदम सतर्क और भयभीत हो गया कि कहीं बिल्लो के झपट्टा मारने से पिंजड़ा खुल गया तो बिल्लो सचमुच झपट लेगी और जो मैं डींगे मार रहा था सब धरी की धरी रह जाएगी। बिल्लो मौसी चारों तरफ से पड़ताल कर रही थी। तभी उसने जोर का झपट्टा मारा और पिंजड़ा पलट गया। मोटू राम उल्टे लटक गए और पिंजड़े का कुंडा खुला ही था कि आवाज सुनकर गुल्लो बुआ प्रकट हो गई और तेजी से बिल्लो की ओर लपकी। बेवकूफ, मेरी मेहनत पर पानी फेरे दे रही है। और उन्होंने चूहेदानी सीधी करके कुंडा ठीक से बंद कर दिया। गुल्लो बुआ ताली बजा बजा कर जोर जोर से हंसते हुए सबको आवाज लगाने लगी, आओ टीनू, मीनू, चीनू, देखो तो मोटू चूहे को, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मोटू खुश हुआ, आखिर बुआ आपने बचा ही लिया मुझे। वह गुल्लो बुआ से जैसे फरियाद करने लगा, अरे बुआ कब तक बंद रखोगी, कहीं अच्छी जगह छोड़ना मुझे जहां से मैं फिर तुम्हारे पास आ सकूं। ऊपर छत पर चढ़ी बिल्लो मौसी गुल्लो बुआ को बार बार गुर्रा कर आंख दिखा रही थी कि ये कराई पर पानी फेर दिया, एक झपट्टा और मारती तो मोटू मेरे मुंह में होता। किंतु क्या करती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोटू चूहा ची ची चिक करके कह रहा था, मैं जानता हूँ गुल्लो बुआ तुम बहुत दयालु हो, मुझे सुरक्षित स्थान पर छोड़ोगी। गुल्लो बुआ चूहेदानी उठाकर शान से ले चली मोटू चूहे को बहुत दूर छोड़ने, जहां से बिल्लो मौसी मोटू चूहे को ना खा सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुल्लो बुआ। हमारे साथ में पवित्रा दी भी जुड़ी हुई है, संगीता जी जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक छोटी सी कहानी, बाल कहानी भी है, सुनाती हूँ आपको। कहानी का
शीर्षक है चुलबुली। आ रही मेरी आवाज ना आप तक? जी सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव हैं। तो ये कहानी है चुलबुली। अभी जो कहानी सुनाई, बहुत से मुहावरे आए हैं दोस्तों इसमें, और मुहावरों के माध्यम से बहुत कुछ आपको मिला होगा। जो अच्छा लगे उसे बताइएगा जरूर। अब ये कहानी है, इसका नाम है चुलबुली। चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ गुड़गांव में रहता था। उसके घर के सामने एक गुलमोहर का पेड़ था। उसमें लाल नारंगी से बहुत खूबसूरत फूल खिलते थे जो सबका मन मोह लेते। चिंटू को गुलमोहर और भी सुंदर तब लगता जब उस पर सुंदर सुंदर पक्षी सुबह शाम चहचहाते। प्रातःकाल सूरज की लालिमा युक्त किरणें जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता कि स्वर्ग ही धरा पर उतर आया हो। सारे पक्षी तो सुबह शाम ही वृक्ष पर बने घोंसले पर चहचहाते, किंतु इन पक्षियों में एक थी चुलबुली चिड़िया, जो दिन भर पेड़ पर ही रहकर इधर उधर फुदकती रहती। चिंटू के घर पर कॉलबेल थी। कॉलबेल जो चिड़िया की आवाज में चहचहाती थी। जब भी कोई जाता कॉलबेल बजाता और चिड़िया की सुरीली आवाज, चहचहाती आवाज निकलती और कोई ना कोई आकर दरवाजा खोल देता। एक दिन चुलबुली इधर उधर फुदक रही थी, तभी उसने देखा कि चिंटू के घर की कॉलबेल बजी और दरवाजा खुल गया। कॉलबेल की आवाज दरअसल हूबहू चुलबुली की आवाज से मिलती थी। बस फिर क्या था, शरारती चुलबुली को शरारत सूझी। चिंटू के मम्मी पापा अपने ऑफिस चले जाते और चिंटू स्कूल चला जाता और घर पर रह जाती दादी अकेली। चुलबुली ने सोचा, चलो अपनी आवाज को आज आजमा लिया जाए। दादी पलंग पर लेटी थी। चुलबुली ने दरवाजे की चौखट पर बैठकर आवाज लगाई, चुलबुल चुलबुल चुलबुल। दादी ने सोचा कॉलबेल बजी है। उन्होंने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोल दिया, किंतु वहां कोई नहीं था। दादी मन ही मन गुस्सा करती और फिर बिस्तर पर लेट गई। अब तो चुलबुली को अपनी शरारत पर बड़ा मजा आया। चुलबुली प्रतिदिन अपनी सुरीली आवाज का फायदा उठाकर दादी को परेशान करने लगी। एक दिन तो हद हो गई। चुलबुली ने कई बार दादी को परेशान किया, पर दादी भी कम ना थी। उन्होंने ठान लिया कि आज तो इसका पता लगा कर ही रहेंगे। दादी बालकनी में छिपकर बैठ गई। मम्मी पापा और चिंटू सब जा चुके थे। चुलबुली अपनी आदत के अनुसार दरवाजे की चौखट पर बैठकर चहचहाने लगी, चुलबुल चुलबुल चुलबुल। उसने सोचा अब दरवाजा खुलेगा। वह थोड़ी देर पेड़ पर बैठकर देखती रही, किंतु उसकी मनसा के अनुसार दरवाजा न खुला। दादी ने चुलबुली को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, अच्छा तो तू है जो मुझे रोज परेशान करती है, अब तुझे मैं मजा चखाती हूँ। दादी को मालूम था चुलबुली अपनी आदत के अनुसार फिर आएगी। दादी अंदर गई और मच्छरदानी का जाल लेकर छुपकर बैठ गई। दादी के इरादों से अनभिज्ञ चुलबुली थोड़ी ही देर में फिर आई और उसने जैसे ही आवाज लगाई, चुलबुल चुलबुल चुलबुल, वैसे ही दादी ने और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। चुलबुली दिन भर पिंजड़े में बंद फड़फड़ाती रही, किंतु दादी बिस्तर पर जाकर आराम से सो गई। चुलबुली की सारी आजादी छिन गई। शाम होने लगी। चिंटू स्कूल से घर आ गया और उसके मम्मी पापा ऑफिस से।
चिंटू ने आते ही पूछा, अरे दादी, यह चिड़िया कहाँ से पकड़ लाई, क्या खरीदी है? दादी ने सारा हाल सुनाया। चिंटू को बड़ा मजा आया, किंतु जैसे ही वह पिंजड़े के पास गया, उसने देखा चुलबुली उदास बैठी है, फुदक भी नहीं रही। चिंटू ने उसे दाना पानी दिया, किंतु चुलबुली ने ना कुछ खाया। चिंटू को चुलबुली पर दया आ रही थी। चुलबुली चिंटू को क्षमा याचना भरी निगाहों से देख रही थी। चिंटू ने दादी से कहा, दादी प्लीज चुलबुली को छोड़ दीजिए ना, वह अब व्यर्थ परेशान करने का मतलब समझ गई है। दादी ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा, चल तू कहता है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। चुलबुली की आंख से पश्चाताप के आंसू बह निकले। दादी ने पिंजड़ा खोल दिया। वह चिंटू और दादी को धन्यवाद देती हुई पुनः गुलमोहर पर जाकर चहचहाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सब हैरान हो गए। सब हैरान होकर हंसने लगे। मम्मी पापा ने चिंटू का पक्षियों के प्रति स्नेह देखकर उसे बहुत प्यार किया और शाबाशी भी दी। चुलबुली समझ गई कि उसकी कर्णप्रिय सुरीली आवाज सबका मन मोहने के लिए है, व्यर्थ किसी को परेशान करने के लिए नहीं। दादी ने चिंटू को समझाया कि बेटा, ईश्वर प्रदत्त किसी गुण या ताकत का उपयोग हमें अच्छे काम में करना चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। ये थी दोस्तों मेरी कहानी चुलबुली। आप सब बाल साहित्यकार सुधीजन इस मंच से जुड़े हैं, मेरी कहानियां सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लीक से हटकर एक कहानी है। आपने बहुत कहावत सुनी है, अकल बड़ी या भैंस। इस कहानी का भी आनंद लीजिए। इस कहानी का शीर्षक भी है अकल बड़ी या भैंस, लेकिन थोड़ा हटकर है। इस कहानी का जो मैंने प्रयोग किया है आपको कैसी लगी? शीर्षक है अकल बड़ी या भैंस। दो दोस्त थे, है ना? दो दोस्त थे, दोनों का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। दिन भर शैतानी और मटर गश्ती करते रहते थे। घर से स्कूल के लिए निकलते और बाहर ही कहीं खेलते रहते, विद्यालय नहीं जाते और छुट्टी के वक्त घर पहुंच जाते। रोज रोज डांट खाना तो उनकी आदत में शामिल था। दोनों के माता पिता बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों दोस्त घर से भागकर एक ट्रेन में बिना टिकट बैठ गए। तभी उन्हें किसी का पर्स गिरा हुआ मिला। दोनों ने चुपके से पर्स उठाया और टीटी के आने के पहले अगली स्टेशन पर उतर गए। पर्स में काफी रुपए थे। दोनों ने खूब मजे किए, किंतु कितना भी रुपया पैसा हो, आखिर बैठे बैठे खाने से एक ना एक दिन तो खत्म होना ही था। रुपया खत्म हो गया। अब रुपया खत्म हो जाने पर दोनों सोचने लगे, भाई अब क्या करें। उन्हें धीरे धीरे चोरी की आदत पड़ गई। बिना मेहनत का धंधा। अभी तक वे पकड़े नहीं गए थे। वे बेझिझक किसी का भी पर्स उड़ाते, जेब साफ करते, कभी ट्रेन में कभी भीड़ भाड़ में। चोरी करते करते कई बरस बीत गए। एक दिन दोनों ने सोचा, भाई बहुत हो गया, अब कुछ ऐसा करें कि घर में बैठे ही बैठे खाएं। ऐसा सोचते हुए वे एक घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक भैंस बंधी हुई दिखाई दी। वे दोनों आपस में कहने लगे कि यदि यह भैंस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक ग्वाला लगा लेंगे, दूध दुहेंगे, बेचेंगे, मजे से जीवन चलेगा। चलो ये भैंस चोरी कर लेते हैं। पास बंधी भैंस दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। वह भी मन ही मन बोली, अच्छा बच्चू, मुझे चोरी करने का इरादा है, निखट्टू कहीं के। भैंस ने अपनी पूंछ से जोरदार झटका मारा। मक्खियां भिन भिनाकर उड़ी, चोरों के मुंह पर जा चिपकी। उनके विचारों पर
जैसे भुनभुना रही हूं। शाम हुई, दूध दोहने के लिए ग्वाला आया। उसने दूध दुहा, बाल्टी भर गई। चोरों के मन ललचा गए। वाह, क्या भैंस है, क्या दूध है, मजे करेंगे भाई, मजे करेंगे। ग्वाला दूध लेकर चला गया। रात गहराने लगी। दोनों ने अपनी योजना के अनुसार भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, फिर उसकी रस्सी खोल दी। वे पीछे के रास्ते से भैंस को लेकर चल दिए। उनका गांव दूर था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। दोनों ने एक खंडहर में भैंस बांधी और रात वहीं बिताई। प्रातः जब थोड़ा धुंधलका सा था, वे नदी पार करने चल पड़े। तैरना तो उन्हें आता नहीं था। दोनों ने एक उपाय सोचा, भैंस तो अच्छी तरह तैर सकती है, अतः अपने कपड़े, मोबाइल, रुपयों से भरा पर्स, जूते सब एक पॉलिथीन में बांधकर भैंस के सींग में उन्होंने बांध दिया। मन ही मन प्रसन्न होते हुए भैंस से कहा, चल तेरे सींग हम सोने से मढ़ देंगे, तू हम लोगों को नदी पार करा दे। भैंस ने जबड़े दिखाते हुए मन ही मन कहा, सोने को क्या मैं खाऊंगी, चोर कहीं के। चोरों ने भैंस की चापलूसी की और भैंस को नदी में उतार दिया। फिर दोनों ने भैंस की पूंछ जमकर पकड़ ली। भैंस मजे से तैरते हुए आनंद ले रही थी। बहुत दिनों बाद उसे खूंटे से बाहर निकलने मिला था, किंतु उसे चोरों को मजा चखाना था, यह बात वह भूली नहीं थी। जैसे ही वह बीच नदी में आई, उसने जोर से अपनी कमर में ठुमका लगाया, पूंछ से झटका दिया तो चोरों के हाथ से भैंस की पूंछ छूट गई। चोर डूबने लगे और भैंस तैरकर नदी पार कर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, दोनों चोर चिल्ला रहे थे, अरे गई भैंस पानी में। भैंस अपने जबड़े दिखलाकर खिलखिलाई, कहो चोर बच्चू, कैसी रही चोरी की योजना। भैंस मटकती हुई अपने सींगों में चोरों का सामान लेकर ऐसे चल रही थी जैसे उसके सिर पर महारानी का ताज बंधा हो। वह मन ही मन कहती जा रही थी, खूब कहते हैं लोग, अकल बड़ी या भैंस। आज मैं साबित कर दूंगी कि भैंस शक्ल और अक्ल दोनों में बड़ी है। वह सीधे थाने पहुंची और कुर्सी पर पसरे थानेदार के सामने मुंह उठाकर देखने लगी, मानो कह रही हो, क्यों बच्चू ड्यूटी पर सो रहे हो। थानेदार भैंस की आवाज सुनकर हड़बड़ाया, अरे अब तेरे साथ क्या गड़बड़ हो गई जो तू रपट लिखाने चली आई। थानेदार खीसे निपोड़ता जैसे ही भैंस के नजदीक आया, भैंस ने अपने सींगों को झटका दिया। थानेदार ने देखा उसके सींगों में कुछ बंधा हुआ है। थानेदार ने पॉलिथीन खोली जिसमें रुपयों से भरा पर्स और चोरों की फोटो और नाम के कागजात मिले। थानेदार बहुत प्रसन्न हुआ, अरे भैंस तू तो अकल की भी बड़ी निकली, इन चोरों की तो बहुत दिनों से तलाश थी। भैंस पानी से भीगी लथपथ थी। थानेदार को समझते देर न लगी कि ये नदी पार करके आई है। वह सिपाहियों को लेकर नदी किनारे शीघ्रता से गया। चोर पानी में डूबते उतराते किनारे पर लग गए थे। चोरों को पानी से निकाला गया। उनके पेट में भरा पानी निकालकर होश में लाकर उन्हें थाने लाया गया। दोनों चोर सामने खड़ी भैंस को देखकर हक्का बक्का हो गए। दोनों चोर भैंस को अपने सामने देखकर हक्का बक्का हो गए। इतनी अच्छी भैंस को देखकर थानेदार भी मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना ये भैंस मैं अपने घर ले जाऊं, दूध दही के मजे हो जाएंगे, पत्नी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे।
थानेदार को सोच विचार करते देखकर भैंस ने आंखें मटकाई। क्यों बच्चू, अब तेरा इरादा भी चोरी करने का है? इतने में भैंस का मालिक अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गया। अपनी भैंस को वहां खड़ी देखकर वह बहुत खुश हुआ। थानेदार ने अपने विचारों को झटकार दिया और भैंस उसके मालिक को दे दी। भैंस अपने मालिक के साथ मजे से इठलाती हुई घर जाकर पगुराने लगी। मक्खियों ने पुनः भैंस का स्वागत किया। थानेदार ने चोरों को जेल में बंद कर दिया और कहने लगा, अब तो सचमुच इस कहावत पर विचार करना होगा, अकल बड़ी या भैंस। ये थी मेरी कहानी, अकल बड़ी या भैंस। नया प्रयोग किया है मैंने, आप सबको कैसी लगी? आप यदि कोई और कहानी सुनने और का मूड हो यदि कोई और कहानी सुनने का मूड हो तो एक बड़ों की कहानी सुना देती हूँ। नहीं तो वो काफी हो गया। पांडे जी कैसा रहेगा? हेलो, अजी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या पढ़ूं एक कहानी और? लाओ। एक कहानी और पढ़ती हूँ। जी स्वागत है। लाओ, कहानी है शैलचंद्रा। थोड़ा हट की कहानी है बड़ों के लिए। शैलचंद्रा पढ़ती हूँ। पहाड़ों पर इठलाती, सुबह शाम के साथ खेलती कूदती बड़ी हो रही थी चंद्रा। चंद्रा पहाड़ी कन्या, पहाड़ी सुबह शाम की तरह ही खूबसूरत। अल्हड़ चंद्रा सहेलियों के साथ नालों में नहाती उछलती। माँ पुकारती, चंद्रा चंद्रा। वह पहाड़ों में छुपकर पुकारती, माँ ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, और फिर झूम कर माँ के गले लग जाती। ऐसी ही नटखट चुलबुली दूधिया चांदनी सी उज्जवल चंद्रा, भाइयों की दुलारी, माँ पापा की लाडली चंद्रा। सहेलियों ने आवाज लगाई, चल चंद्रा। और चंद्रा तो जैसे हर वक्त तैयार ही रहती थी। अभी पानी में पैर डालकर बैठी ही थी सहेलियां, तभी दूर पहाड़ से झांकते युवक ने चंद्रा को जल की परछाई में देखा। चंद्रा तो अनजान मस्ती में सहेलियों के साथ ठिठोली कर रही थी, किंतु युवक चंद्रा के रूप लावण्य में डूब चुका था। उसने सहेलियों से चंद्रा का नाम सुन लिया था और पहाड़ की ओर से वह पुकारने लगा, चंद्रा चंद्रा। आवाज पहाड़ी से गूंजती चंद्रा और उसकी सहेलियों ने सुनी। चंद्रा तो मौन थी, किंतु सहेलियों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। ओह, कैसी प्रेम भरी पुकार है चंद्रा, तेरे चाहने वाले किसी राजकुमार की पुकार है। चुप करो, प्रेम का नाम यदि मेरा भाई सुन लेगा तो काट के फेंक देगा। अरे प्रेम में लाख रोड़े आए, पर वह तो अपनी राह निकाल ही लेता है ना। सभी सहेलियां हंसती मुस्कुराती घर चली गईं। चंद्रा के कानों में आवाज गूंज रही थी, चंद्रा कौन होगा। रात करवटें बदलती गुजरी। सहेलियों ने फिर आवाज लगाई, चलो चंद्रा, चलो झरने में नहाने। चंद्रा चली, उसके पांव की पैजनी बजने लगी। नागिन सी इठलाती चोटी कमर पर लहरा रही थी। अभी नाले पर पहुंची ही थी, उसने पानी में पैर रखा ही था, गागर डुबोई ही थी कि फिर वही दर्द भरी आवाज प्रेम में सनी, चंद्रा चंद्रा। उस आवाज के सहारे चंद्रा अब चली जा रही थी, खींची जा रही थी प्रेम की डगर पर। आखिर पहुंच ही गई चंद्रा और एक टक निहारती ठगी सी खड़ी रह गई उस सम्मोहक रूप के आगे, जैसे राधा को कृष्ण की बांसुरी ने छेड़ दिया हो। चंद्रा चंद्रा, मैं शैल।
चंद्रा चौंक गई, जैसे प्रेम लोक से लौटकर वास्तविक धरातल पर आ गई हो। इस पहाड़ के पीछे मेरा घर है। जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे ही नाम की माला जपता हूं। पर क्यों? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारी सहेलियां तुम्हें इसी नाम से तो पुकारती हैं। मैंने सुना है। चंद्रा, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। भूल जाओ मुझे। तुम मेरे भाई को नहीं जानते। वह प्रेम के नाम से नफरत करता है। पर चंद्रा पहाड़ों को लांघती नीचे उतर आई सहेलियों के पास। सहेलियां पूछ रही थीं, किंतु चंद्रा गुमसुम थी। शैल के आकर्षक व्यक्तित्व और प्रेम के दर्द में वह भी सम्मोहित हो गई थी। क्या प्यार ऐसा ही होता है? मैंने उसे देखा और देखती ही रह गई। चंद्रा हर पल शैल से मिलने को आतुर रहने लगी। रोज उसी पहाड़ी पर उनका मिलन होता। सूरज उनके प्रेम का साक्षी होता। प्रेम की राह बहुत कठिन होती है। भाई को पता चला तो बंदिशें शुरू हो गई। पर शैल और चंद्रा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इधर शैल के माता पिता भी इस प्रेम संबंध पर मुहर लगाने तैयार न थे। दोनों ने भागकर प्रेम विवाह किया और एक अनजान इलाके में अपना घरौंदा बनाने के लिए आसाम निकल गए, गढ़वाल छोड़कर। दोनों चाय बागानों में काम करने लगे। नई जगह, नए लोगों के बीच नया नया प्यार पलने लगा। जिंदगी गीत गाने लगी। चाय बागानों में शैल चंद्रा के प्यार के तराने गूंजने लगे। ब्रह्मपुत्रा का बरद हस्त जैसे दोनों को मिल गया था। 2-3 वर्ष गुजरे और चंद्रा ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा तारा। शैल चंद्रा की आंखों का तारा। जिंदगी खेल रही थी, प्यार में पलती। एक दिन ब्रह्मपुत्रा के किनारे दोनों तारा को लिए घूम रहे थे। बैठे थे अपनी पुरानी यादों को ताजा करते। अचानक आंधी आई। तूफान सा चलने लगा। तट पर बैठे शैल का पैर फिसला और वह ब्रह्मपुत्र में चला गया। आंधी इतनी तेज थी कि चंद्रा देख ही ना पाई शैल कहाँ गया। वह तारा को चिपटाए थपेड़ों में दूर निकल गई। आवाज गूंजती रही, शैल शैल शैल। आंधी थम गई, किंतु शैल का पता न चला। तारा को लेकर चंद्रा तड़पती रह गई। कई दिन गुजर गए। उसका प्यार बिछुड़ गया। 24-25 वर्ष की चंद्रा 2 वर्ष के तारा को लेकर जिंदगी कैसे गुजारेगी? लेकिन संकट की घड़ी में चंद्रा जैसे स्वयं शैल बन गई थी, एक अडिग शिलाखंड। उसके इरादे मजबूत थे। वह तारा को पालेगी। मेरा प्यार सच्चा है। ब्रह्मपुत्रा उसे नहीं निगल सकती, किंतु फिर वह वास्तविकता में आ जाती। शैल अब मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उसका मन स्वीकार नहीं करता कि शैल उसे छोड़कर चला गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। चंद्रा चाय बागानों में काम करती, सिर पर अवसाद की गठरी ढोती और तारा को पीठ पर बांध लेती। उसे क्या पता था कि दुखों का कुहासा और घना होने वाला है। अभी 1 बरस ही गुजरा था। तारा खेल रहा था। चंद्रा उसके भविष्य के सपने बुन रही थी। अचानक दर्दीली चीख ने उसे झकझोर दिया। चीख तारा की थी। वह दौड़ी। तारा पहाड़ों से गिरता जा रहा था। उसे सर्प ने डस लिया था। चंद्रा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तारा का शरीर नीला पड़ गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह भी चंद्रा को छोड़कर चला गया। निपट अकेली चंद्रा कहाँ जाए, क्या करे कि ऊहापोह में। चंद्रा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। पत्थर की मूर्ति जिसमें कोई स्पंदन नहीं हो सकता, किंतु उसी पत्थर की पूजी जाने वाली मूर्ति ने ही तो उसे प्यार की खूबसूरत दुनिया में भेजा था। उसी ने एक बार फिर पत्थर बनी चंद्रा को स्पंदित किया। एक बार उसे लगा कि वह अपना जीवन भी ब्रह्मपुत्रा को समर्पित कर दे। वह तट तक गई, किंतु लहरों ने उसे वापस लौटा दिया। चंद्रा, तुम्हें अपने प्रेम को जीना है, उसके लिए जीना है। तुम तो शैलमय हो चुकी हो। लौट जाओ।
चंद्रा ने आसाम छोड़ने का निश्चय किया। वह फिर गढ़वाल जाएगी जहां उसे शैल का प्रेम मिला था। वह उन पहाड़ियों से बातें करेगी जो उसके प्रेम की साक्षी थीं। और एक दिन चंद्रा गढ़वाल आ गई, किंतु भाई और माँ बाप से नहीं मिली। नाते रिश्तेदार सब उसे हीन दृष्टि से देखेंगे। शायद कोई सहेली मिल जाए जो मुझ दुखियारी के दुख को समझे। आखिरकार उसकी एक सखी चित्रा उसे मिल ही गई। दोनों बिछड़ी सहेलियां बिलख बिलख कर रोईं। आप बीती सुनी सुनाई। जब आंसुओं का सैलाब रुका तो चंद्रा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बोली, चित्रा, मैं आगे पढ़ूंगी। ग्रेजुएट तो मैं हूं ही, हिंदी में एमए करूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। दोनों सखी एक साथ रहने लगी। चंद्रा का दुख अब कागज पर शब्दाकार लेने लगा। डायरी के पन्ने भरे जाने लगे। दिन कब होता कब रात उसे भान ही नहीं होता। एमए हिंदी साहित्य पूरा किया और दोनों सहेलियां सिलाई कर गुजारा करने लगी। और चंद्रा ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। समय इतना बेरहम होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चित्रा को एक महामारी ने जकड़ लिया। लाख कोशिशों के बाद भी चित्रा ना बच सकी। चंद्रा अब नितांत अकेली हो गई। जिंदगी फिर सुख भुगाती है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। 35 बरस की उम्र और पहाड़ सी जिंदगी, फिर अकेले जीने का निर्णय। चंद्रा की पहचान रचना प्रकाशन के माध्यम से साहित्यकारों के बीच बन चुके थे। उसने एक साहित्यिक पत्रिका निकालने का निर्णय किया। पत्रिका निकालने का निर्णय चुनौतीपूर्ण अवश्य था, किंतु अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने और लोगों की जिंदगी के सुख दुख जानने का इससे अच्छा तरीका उसे और कोई नहीं लग रहा था। चंद्रा ने बहुत से साहित्यकारों से संपर्क कर उनसे रचनाएं आमंत्रित की। चूंकि अब चंद्रा जानी मानी साहित्यकार थी, अतः सभी साहित्यकारों ने उसका रचना और आर्थिक सहयोग कर पत्रिका निकालने में मदद की। अथाह दुख के सागर में डूबने के बाद भी उसकी जीवटता को प्रणाम किया। पत्रिका को कुछ विज्ञापन भी मिले। शानदार पत्रिका तैयार थी, जिसके लोकार्पण के लिए विभिन्न जगहों से साहित्यकार उपस्थित थे। जैसे ही पत्रिका का अनावरण हुआ, तालियों से सदन गूंज उठा। पत्रिका का नाम था शैल चंद्रा। इस सदन में उसका भाई भी उपस्थित था, किंतु वह चंद्रा से दृष्टि मिलाने की हिम्मत न कर पा रहा था। फिर भी उसने मिलने की धृष्टता की। चंद्रा मिली तो भाई उसकी कहानी सुनकर फपक फपक कर रो पड़ा। उसने घर चलने की मिन्नत की, किंतु चंद्रा अडिग थी। वह जानती थी जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो कोई सगे संबंधी भाई भौजाई साथ नहीं देते। उसने भाई से कहा, मैं अकेली कहाँ हूँ, शैल की स्मृतियां है ना मेरे साथ, वही मेरा संबल है। चंद्रा ने समय के अनुसार खुद को ढाल लिया। वह कंप्यूटर लैपटॉप में स्वयं टाइप करती, रचनाएं भेजना, रचना शामिल करना उसने स्वयं सीखा। पत्रिका को निरंतर चलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करती रही। एक शाम पहाड़ों के पीछे वह पत्रिका लेकर बैठ गई। सूरज अस्ताचल की ओर था। वह महसूस कर रही थी शैल यहीं कहीं है, जैसे अभी आकर पीछे से उसे बाहों में लेकर चूम लेगा। वह कहती, देखो ना शैल, टुकड़ा टुकड़ा धूप मैंने स्वयं बटोरी, मांगा नहीं आकाश किसी से, अपनी गुदड़ी ओढ़ी। वह जैसे सचमुच शैल से मिलकर ऊर्जा से भरकर आ जाती। समय गुजरता गया। एक बार एक फिल्म प्रोड्यूसर चंद्रा से मिलने आए। उसकी जिंदगी के मोड़ों से और उसकी संघर्षशीलता से वे बहुत प्रभावित थे। फिल्म प्रोड्यूसर उसकी सखी चित्रा के परिचित थे। उन्होंने चंद्रा से बात की कि वे उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। चंद्रा रूप लावण्य की खान तो थी ही, साथ ही सौम्य और स्मार्ट भी। पहले तो उसने नानुकर की, किंतु जब उन्होंने कहा आपको फिल्म में मां के रूप में मुख्य भूमिका निभाना है तो वह तैयार हो गई। समय आने पर फिल्म तैयार हुई, द मदर लाइफ। बड़े बड़े पोस्टर में चंद्रा शहर में दिखाई दे रही थी। चंद्रा फिर पहाड़ों की तरफ देखती, देखो शैल, तुम्हारी चंद्रा।
देखो शैल, तुम्हारी चंद्रा फिल्म नायिका बन गई। सफेद बालों में उसके चेहरे से आकर्षक व्यक्तित्व झलक रहा था। चंद्रा ने कई उपन्यास, कहानी संग्रह बच्चों के लिए भी लिखा। संस्मरण और आत्मकथित इतने चर्चित हुए कि लोगों ने हाथों हाथ लिए। जिंदगी पटरियों पर दौड़ रही थी, लेकिन कब तक? अब चंद्रा 70 की वय पार कर चुकी थी, कुछ अस्वस्थ रहने लगी थी। उसने एक लड़के को सहारे के लिए रखा, उसे नाम दिया तारा। वह अनाथ लड़का माँ की तरह चंद्रा की सेवा करता, पत्रिका प्रकाशन में भी सहायता करता। चंद्रा को कुछ दिनों से ज्वर ने पकड़ लिया था। डॉक्टर को दिखाया, किंतु कुछ असर न हुआ। पत्रिका का नया अंक आ गया था, जिसमें चंद्रा का संस्मरण प्रकाशित हुआ, अखंडित शैल। संस्मरण अखंडित शैल। चंद्रा को अस्पताल में एडमिट करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी। तारा को डर था कि कहीं वह फिर से अनाथ न हो जाए। उसकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। तारा ने अस्पताल में शैल चंद्रा का नया अंक चंद्रा के हाथों में दिया। चंद्रा संस्मरण निकालकर पढ़ने लगी। तभी उसने नर्स को यह कहते हुए सुना कि एक मरीज कई महीनों से कोमा में था, आज ही उसे होश आया है। वह चंद्रा चंद्रा पुकार रहा है। चंद्रा के हाथ कपकपाने लगे, होंठ थरथराने लगे। क्या उस मरीज का नाम जान सकती हूँ? नर्स ने कहा। एक सेठ उसके साथ आए थे भर्ती करने। वह कह रहे थे उसे जब देखा तो वह अचेत था और उसकी स्मृति खो चुकी थी। उसे अपना नाम भी न मालूम था, लेकिन उसे वे अपने घर ले आए। कई वर्षों से वह उनके यहाँ काम कर रहा था। अचानक बेहोश हो गया। उसे यहाँ भर्ती किया, तब से कोमा में था। चंद्रा ने कहा, प्लीज मुझे उससे मिलाइए ना। नर्स ने कहा, मैं मरीज से बात करती हूँ, किंतु चंद्रा का हृदय धड़क रहा था। नर्स ने लाख मना किया, आप उठने की स्थिति में नहीं है, हाल ही में आपको अटैक आया है। पर चंद्रा तो जैसे किसी नेह डोर से खींची जा रही थी। उसने जब मरीज के पास जाकर देखा तो वह बूढ़ा मरीज जो चंद्रा चंद्रा पुकार रहा था, वही प्रेम दर्द से भरी आवाज चंद्रा शैल कहकर उससे लिपट गई। उसके हाथ में शैल चंद्रा पत्रिका थी। शैल, मैंने तुम्हें खंडित नहीं होने दिया। ये देखो शैल चंद्रा। बूढ़े मरीज के कपकपाते हाथ चंद्रा के कपोलों पर बहती धाराओं को सोख रहे थे। यह कहते हुए और तारा, उसने पास खड़े तारा की ओर इंगित किया। दोनों फूट फूट कर रोए। आंसुओं की धारा आज ब्रह्मपुत्रा बनकर शैल चंद्रा को अपने आगोश में ले जा रही थी, सदा सदा के लिए। अस्पताल में सन्नाटा छाया था। असीम और मुक्त आकाश में सूरज आज फिर पहाड़ों से झांकता प्रेम का साक्षी बनकर क्षितिज में अस्त हो रहा था। धीरे धीरे चारों तरफ खड़ी भीड़ की खामोशी में फिल्म प्रोड्यूसर भी था। उसने कैमरा क्लिक किया, सुखांत फिल्म का अंत करते हुए और तारा के कंधे पर हाथ रख दिया। ये थी कहानी शैल चंद्रा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहानियाँ सुनी। तो राजेश खन्ना इसको करता। सचिन, आपने बहुत ध्यान से कहानी सुनी है, अच्छा लग रहा है। फिल्मी स्टोरी बन रही है मूवी में। अब मंजुला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कहानी सुनी आपने। रेखा जी, आपको कहानी अच्छी लगी, बहुत धन्यवाद। चार कहानियां पढ़ ली पांडे जी मैंने, अब क्या कह रहे हैं आप?
नीतेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्टोरी अच्छी लगी? सोनू है चाची लिख रहा है ना। अच्छा, हाँ सोनू बेटा कैसे हो? कहानियां सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। आपको आनंद आया मेरी कहानियों में। और क्या करना? पूछ लो, फिनिश किया जाएगा। अब फिनिश किया अब जाएगा। कथा पाठ फिनिश किया जाए। आनंद आ गया। आप बहुत अच्छा लिखती हैं। जी रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। चल खत्म। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार।